हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन डायनेस्टी और जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतिम फेज का, अंतिम समय का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी में जो डिफरेंट राइटर्स हैं उन्होंने कैसी शासन व्यवस्था के बारे में हमें बताया है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किसी भी समाज या साम्राज्य के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले समाज में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, सभी को अधिकार होने चाहिए। लेकिन जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें समाज जो था वो अलग तरीके से डिवाइड था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें प्रथम वर्ण को ब्राह्मणों को प्रथम वर्ण में, क्षत्रियों को द्वितीय वर्ण में, वैश्यों को तृतीय वर्ण में और शूद्रों को चतुर्वर्ण में सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक जो 2 वर्ण है क्षत्रिय और वैश्य, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में इन्हीं का दबदबा रहा है, क्योंकि एक रूल मेकिंग पावर थे, लॉ मेकिंग पावर थे, और दूसरे पावर थे जिनके पास भुजा बल था, बाहुबल था, जिनको केवल लड़ना आता था। और जब इनका निर्माण किया गया था या जब इन वर्णों को स्थापित किया गया था, इनका जो उद्देश्य था ब्राह्मणों का शिक्षा देना, क्षत्रियों का रक्षा करना, वैश्यों का व्यापार करना, ताकि समाज आगे बढ़े। और शूद्र प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, इनको बहुत बाद में लाया गया। शूद्रों का मेन जो उद्देश्य था वो केवल समाज की सेवा करना था। जब गुप्त साम्राज्य का उदय होता है तो वहां पर वर्ण व्यवस्था में काफी कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है। गुप्ताओं को जैसा कि वैश्य माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति और पैसे के दम पर क्षत्रियों में स्थान प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को क्षत्रिय और उच्च कुल का दिखाने के लिए ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और विष्णु जी के मंदिर बनवाए। ये जो गुप्त सम्राट थे वो ज्यादातर भगवान विष्णु के ही उपासक थे, और ज्यादातर शासकों ने वराह, आदिवारा, परम भट्टारक ऐसी भारी भरकम उपाधियां धारण करी। तो उसके बाद जब इनका पतन होता है तो इनके पतन के समय समाज में काफी कुछ परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए थे। जो शूद्र थे उनको अभी भी शिक्षा से दूर रखा जाता था, परंतु इनको वेदों का या गीता पाठ या रामायण या महाकाव्य का जो पाठ होता है ये सुनने की आजादी थी, लेकिन पढ़ने की आजादी नहीं थी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग केवल इस के आधार पर माना जाता है, क्योंकि उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी और काफी कुछ सेंट्रलाइज जैसी ही थी। लेकिन थोड़ा सा जो साम्राज्य था वो डिसेंट्रलाइज था। समुद्रगुप्त ने अपनी जो शासन व्यवस्था है उसमें डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डायरेक्ट कंट्रोल कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी इसी का प्रयोग किया, क्योंकि जो दूर सुदूर दक्षिण में जो भाग थे उन पर डायरेक्ट कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि वहां पर उन्हीं शासकों को राज्य करने दिया और उनसे बस अपने नाम का सिक्का ही चलवाते रहे, ताकि पता रहे कि वहां पर गुप्त शासकों का ही राज है। समाज में वर्ण व्यवस्था काफी संकर हो रखी थी। शूद्रों को भी बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, उनको किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे, और बिना ही अधिकारों के समाज का क्या हाल होता है ये आप देख सकते हैं। जैसे म्यांमार में, सीरिया में, वहां पर कुछ समाज के जो कुछ भाग होते हैं या कुछ एक वर्ग होता है जिनको अधिकारों से मुक्त या वंचित कर दिया जाता है, तो लोग उनका शोषण करने लगते हैं। जैसे आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाए कि आपको कोई भी राइट नहीं होगा, आपको बोलने का, सोचने का, जीवन जीने का, प्रोफेशन का और अपने धर्म को मानने का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होगा, तो लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे। आपके घर में डेली डकैतियां होने लगेंगी और पुलिस आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं पुलिस उसी पे काम करती है। अब ये थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि पुलिस स्वतंत्र नहीं होती है। जो भी राजा या सरकार होती है वो नियम बताता है और सरकारी कर्मचारी उन नियमों का पालन करते हैं। तो आप अपने आप को 2 मिनट के लिए उन सभी अधिकारों से वंचित करके एक बार देखिए कि जो अधिकार इन वैश्यों और शूद्रों को प्राप्त नहीं थे, उस
उन बिना अधिकारों के उनके साथ क्या क्या समाज में होता होगा। ये सामाजिक व्यवस्था है गुप्त काल की और सेन व्यवस्था। और जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है यही सामाजिक व्यवस्था और भी ज्यादा गर्त में चली जाती है। अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जैसा कि रोमन सम्राट के ये कहने पर कि भारत हमारे जो सोने को ज्यादा से ज्यादा खाता जा रहा है और हमारा देश सोने से विहीन होता जा रहा है। और उसने जब अपने सोने पर व्यापार पर अंकुश लगा दिया कि अब पूरब के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा, तो गुप्ताओं की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक भारी चोट लगी और ये काफी आगे तक दिखाई देती है। और जब वर्धन डायनेस्टी आती है तो वर्धन डायनेस्टी में क्या होता है कि उनकी भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। अब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है तो जो इनकम का सोर्स है वो इनकम का सोर्स क्या है? खेती है, व्यापार है, टैक्स है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो है, और युद्ध है। मान लीजिए कि आप कोई युद्ध करते हैं तो अब जैसे आप मान लीजिए कि इस समय रशिया और यूक्रेन में वॉर लगी हुई है, तो रशिया की इकोनॉमी भी डाउन जा रही है और यूक्रेन की इकोनॉमी भी डाउन जा रही है। जब युद्ध में एक गोली चलती है, अब एक गोली की कीमत लगभग 100 से 150 रुपए होती होगी, मुझे तो नहीं पता, 100 से 150 रुपए तक होती होगी। और एक सोल्जर को अगर 200 बुलेट्स दी जा रही है पर डे चलाने के लिए और 50,000 सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर गोली जो वो चलाते हैं वो गोली नहीं चलाते हैं, 100 से 150 रुपए वेस्ट करते हैं या अपने देश की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, पैसे का इस्तेमाल होता है कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। इसीलिए कोई भी देश कभी भी लंबे समय तक युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। जितने ज्यादा लंबे समय तक इन्वॉल्व होता है उसकी इकोनॉमी को उतना ही नुकसान होता है। अब रशिया और यूएसए जैसे जो देश है वो लंबे समय तक युद्ध में अपने शस्त्रों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया था और भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया था। तो अब वो हथियार उनको समाज को दिखाने भी है, दुनिया को दिखाने, और जो दिखता है वही बिकता है। अब रशिया ने जितने ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया, अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए जो रशिया पर हथियारों का इस्तेमाल किया, लोगों को समझ में आया कि नहीं ये वाला हथियार ज्यादा अच्छा है, ये वाला हथियार, तो होड़ लग जाती है कि मुझे भी खरीदना है। उससे उनकी इकोनॉमी डाउन होती है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इनके जैसे जो देश थे जिनकी इकोनॉमी अभी भी डेवलप हो रही है, वो अगर लंबे समय तक वॉर में इंगेज रहेंगे तो उनकी इकोनॉमी डाउन होगी। अब पहले क्या था, हम काफी आगे चले गए। पहले क्या था, तलवारों के दम पर युद्ध लड़े जाते थे। जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को या प्रदेश को हराता था तो सबसे पहले वहां के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लूट लेता था, उनका जो खजाना होता था, क्योंकि सभी के पास खजाना कहां से आता है? खजाना आता है टैक्स से। टैक्स कहां से आता है? कृषि से। क्योंकि उत्तर भारत का जो मैदान है वो खेती के लिए इतना ज्यादा उपजाऊ है कि अगर आप अपनी हाथ की अंजुली में लेकर अनाज को ऐसे फेंक देंगे तो वहां से फसल उग जाएगी। इतना ज्यादा उपजाऊ मैदान पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। इसीलिए सभी जो आक्रमणकारी उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो उससे जो टैक्स आता था, कुछ टैक्स फसल में आता था, कभी कभी ये टैक्स 1/6 से लेके 1/2 तक होता था। कुछ राजाओं ने 1/12 भी टैक्स वसूला है। अब जैसे चाणक्य का कहना था कि किसी भी राजा को टैक्स लगाने के लिए बहुत ही विनम्रता का प्रयोग करना चाहिए, और लेकिन जब टैक्स वसूलना चाहिए तो बहुत ही क्रूर बन के टैक्स वसूलना चाहिए, क्योंकि टैक्स की चोरी होगी तो शासन व्यवस्था कमजोर होगी, राजा के पास वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं रहेंगी, पैसा नहीं रहेगा। और जिस राजा के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, ठन गोपाल है, तो उसके तो कहना ही क्या। वो तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला या जानदार शाह जैसा खाली हाथ बैठकर आराम से ताली बजा सकता है। ये टैक्स हो गया, वॉर हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भारत की जो अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का जो सबसे मेन रीजन था वो था यहाँ की इंडस्ट्री। भारत की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तगड़ी थी। वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 60% था, 60%। ग्लोबल एक्सपोर्ट हम करते थे। भारत से जो काली मिर्च, मसाले,
और रेशम जो विदेशों में जाता था, पूरी यूरोपियन मार्केट भारतीय मालों से भरी हुई थी, जिसके कारण भारत में बड़ी मात्रा में सोने चांदी का आयात होता था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। थैंक यू वेरी मच। बाकी के दोनों हम कल देखेंगे।